Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Haroon. The topic of my presentation is instrumentation for atomic fluorescence spectrometry. तो सबसे पहले आपको मैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन बताऊंगा। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है जिसमें हम किसी भी सोर्स से निकलने वाली फ्लोरेसेंस को एनालाइज करते हैं। डेफिनेशन से वाज़ेह है कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से निकलने वाली या इमिट होने वाली फ्लोरेसेंस को मेजर करना है। जिस सैंपल का एनालिसिस करना होता है उसको कम टेम्परेचर पर वेपराइज़ करना ज़रूरी है। हम सबसे पहले उसको वेपराइज़ करेंगे। तो वेपराइज़ करने के लिए हम हीट पाइप, फ्लेम या ग्रेफाइट फर्नेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है रेडिएशन सोर्स, फिर है एटॉमिक रेजरवायर, फिर मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर दो तरह के हैं, एक एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर है और एक इमिशन मोनोक्रोमेटर है। फिर उसके बाद डिटेक्शन सिस्टम और फिर रीड आउट डिवाइसेस। अब हम एक एक करके इन सब को स्टडी करते हैं। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। सबसे पहले लाइट सोर्स लेते हैं। इस लाइट सोर्स से रेडिएशंस निकलती हैं जो एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर्स में से पास होकर सैंपल होल्डर में जाती हैं। इस सैंपल होल्डर में वो एटॉमिक स्पीशी मौजूद होती है जिसका एनालिसिस हमने करना होता है। एटॉमिक स्पेशी से रेडिएशंस निकलकर इमिशन मोनोक्रोमेटर के पास जाती हैं। अब दो तरह की रेडिएशंस हैं, एक वो रेडिएशन जो एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर से निकलती हैं, दूसरी वो रेडिएशन जो इस सैंपल में मौजूद एटॉमिक स्पीशी से निकलती हैं। कहीं ये रेडिएशंस आपस में मिक्स ना हो जाएं, उनको मिक्सचर से बचाने के लिए इनके दरमियान एंगल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एंगल अगर 90 का हो तो आपस में मिक्स नहीं होती। ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ये इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 का बनता है। फिर वो रेडिएशंस डिटेक्टर के पास चली जाती हैं। डिटेक्टर पर ज़्यादातर हम फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा डिटेक्टर है जब ये रेडिएशन को डिटेक्ट करता है तो उनको मल्टीप्लाई करता है। मतलब फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स फ़ोटॉन को मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो डिटेक्टर है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर ये उसे फॉरवर्ड कर देता है रीड आउट डिवाइसेस की तरफ, जहाँ से फिर वो हमें एनालिसिस का ग्राफ मिलता है। फिर हम उसकी एनालिसिस दो तरह से करते हैं, जो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। वो आगे फिर हम इसकी एप्लीकेशंस में जाकर पढ़ते हैं। अब हम एक एक करके तमाम इंस्ट्रूमेंटेशन की स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडिएशन सोर्सेज। एटॉमिक फ्लोरेसेंस के एक्साइटेशन हम कंटिन्यूस और लाइन सोर्सेज दोनों से कर सकते हैं। कंटिन्यूस सोर्सेज में हम टंगस्टन हैलाइड और ड्यूटेरियम लैंप को एज अ प्राइमरी सोर्स यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस सोर्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा कि हम एट अ टाइम मल्टी एलिमेंट की डिटर्मिनेशन यानी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इनकी लो रेडिएंट डेंसिटीज़ यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं होता। ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। जबकि लाइन सोर्सेज के अंदर हम हॉलो कैथोड लैंप या इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप को एज अ प्राइमरी सोर्स यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी जो डेंसिटीज़ रेडिएंट होती वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये मल्टी एलिमेंट के एनालिसिस एट अ टाइम नहीं कर सकती। मॉडर्न एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग लेज़र को यूज़ करते हैं जो हाई रेडिएंट पावर रखता है। लाइन सोर्स के अंदर हम होलो कैथोड लैंप को यूज़ करते हैं। अब हम होलो कैथोड लैंप के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली
होलो कैथोड लैंप एक सील्ड सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है जिसके एक एंड पे क्वार्ट्ज विंडो जबकि दूसरी एंड पे कैथोड और एनोड हैं। जो एनोड है वो टंगस्टन का बना हुआ है जबकि जो कैथोड है वो होलो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और कैथोड के ऊपर जिस एलिमेंट की हमने एनालिसिस करनी होती है उसको भी कोट किया होता है। लैंप जो इसके अंदर जो लैंप है इसको हम लोगों ने एक इनर्ट गैस के साथ फिल अप किया होता है। वो इनर्ट गैस आर्गॉन या नियॉन हो सकती हैं। जब हम इसके इलेक्ट्रोड को करंट अप्लाई करते हैं जो 5 to 50 मिली एम्पेयर का हो सकता है तो कैथोड के ऊपर मौजूद वो एलिमेंट जिसकी हमने एनालिसिस करनी होती है वो वहाँ पे ग्लो करता है। जो गैस मौजूद होता है करंट अप्लाई करने की वजह से वो आयंस के आयनाइज हो जाता है। तो जो गैशियस कैटायंस होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव्स करते हैं और वहाँ पर मौजूद एटम जिसकी हमने एनालिसिस करनी होती है उसको एक्सेलरेट वेपोराइज करते हैं। इसकी एनर्जी इतनी होती है कि वहाँ पे कुछ मौजूद एटम्स को यानी गैशियस एटम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं कैथोड्स के पास मौजूद जो एटम्स होते हैं और इस प्रोसेस को हम स्पुटरिंग कहते हैं। अब जब उनको कुछ ही एनर्जी मिली तो वो एक्साइटेड स्टेट पे गए। जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आए तो उन्होंने कुछ लाइंस इमिट की। उन लाइन को हम इमिशंस लाइन कहते हैं और उनके नतीजे में वो जो हमें एक लाइंस मिलती हैं इमिशंस लाइंस होती हैं। स्पुटरिंग प्रोसेस के थ्रू वो एटम्स जिनको हमने वेपोराइज किया होता है लैंप में मौजूद इलेक्ट्रॉन और आयंस के साथ टकराते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं तो वो कुछ लाइंस को इमिट करते हैं। उन लाइंस को हम इमिशंस लाइन कहते हैं। जब हम इन इमिशंस लाइन का एक स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं उसके पास नंबर ऑफ इंटर्न्स शार्प्स लाइंस होती हैं। उन लाइंस को हम रेजोनेंस लाइंस कहते हैं। करंट को बढ़ाकर हम इनकी रेजोनेंस लाइंस की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। होलो कैथोड लैंप 60 एलिमेंट्स की एनालिसिस कर सकता है। लाइन सोर्स के अंदर होलो कैथोड लैंप या फिर हम इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम एटम को एक ख़ास किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी से एक्साइटेड करवाते हैं और फिर जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट या कोई और लो एनर्जी लेवल पे आती है तो वो कुछ रेडिएशंस को खारिज करती है। जो इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप है वो 10 से 100 टाइम्स मोर इंटेंस होता है होलो कैथोड लैंप से। लेकिन इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप जो है वो थोड़े नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए अवेलेबल है लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होलो कैथोड लैंप्स की है। तो इसलिए हम इनको इतना इस्तेमाल नहीं करते। अब हम आते हैं सेकंड इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो कि है एटम रेजरवायर। तो हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि जिस एटम्स की हमने एनालिसिस करनी होती है सबसे पहले उसको वेपोराइज करना होता है एक्साइटेड स्टेट्स में जाने से पहले। तो वो कंटेनर या सेल जिसके पास वो वेपोराइज एटम मौजूद होते हैं उनको हम एटम रेजरवायर या एटम सेल कहते हैं। एटम रेजरवायर कई एग्ज़ाम की होती हैं। यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम को हम स्टडी करेंगे। पहला है फ्लेम एटम सेल्स। इस तरह के एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम फ्लेम को एज आ एटम सेल के तौर पर या एटम रेजरवायर के तौर पर यूज़ करते हैं। एटॉमिक फ्लोरेसेंस में हम सबसे ज़्यादा जिस एटम सेल्स को या एटम रेजरवायर को यूज़ करते हैं वो है हाइड्रोजन डिफ्यूजन फ्लेम। सेकंड वर्ड है कोल्ड वेपर सेल्स। ये मरकरी की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो मरकरी डिज़ोल्व फॉर्म में हो तो उसको एलिमेंटल फॉर्म में लाने के लिए ये उस मरकरी का टिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता है। अब वो मरकरी जो हमें एलिमेंटल मरकरी की फॉर्म में ऑब्टेन हो गई है उसको फिर एक गैस की मदद से हम एक क्वार्ट्ज सेल्स के अंदर मुंतकिल करते हैं
वो क्वार्ट सेल्स फिर एटम सेल या एटम रेजर्वायर के तौर पे एक्ट करती है। थर्ड है हाइड्राइड जनरेशन। तो इस नाम से ज़ाहिर है इस टेक्निक में हम ज़्यादातर हाइड्राइड की डिटर्मिनेशंस करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स एंटीमनी, सिलीनियम या ट्यूलिरियम है। इस टेक्निक में हम सबसे पहले सैंपल को वोलेटाइल हाइड्राइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम उनका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। फिर वो जो हमें वोलेटाइल हाइड्राइड ऑब्टेन होता है उस एनालेट का, फिर हम उसको एक गैस की मदद से क्वार्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वो एटम सेल्स या एटम रेजर्वायर के तौर पे एक्ट करता है। मोनोक्रोमेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्साइटेड स्टेट से जब एटम वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो कुछ रेडिएशंस को इमिट करता है। उन रेडिएशंस को ये डिस्पर्स करता है और जो एमिशंस लाइन हमें रिक्वायर्ड होती हैं उनको दूसरी लाइन से सेपरेट करता है। वो लाइंस जिनको मोनोक्रोमेटर्स आइसोलेट करता है अदर लाइन से, उनको फिर डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को एज अ डिटेक्टर यूज़ करते हैं। लाइंस को जिनको डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया होता है रीड आउट डिवाइसेस के पास सेंड कर देता है, जहाँ से हम उनको देख सकते हैं, यानी वो वहाँ पे उसको डिस्प्ले कर देती हैं, जैसे मीटर या डिजिटल डिस्प्ले वगैरह अपने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करती हैं। थैंक यू।